तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर एक बढ़िया कॉमिक्स लेके आया हूँ, मौत बुलाती है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पुलिस पेट्रोल कार माल रोड पर तेजी से दौड़ी जा रही थी। हटिए, ठक ठक, रास्ता छोड़िए। उसी क्षण, हटिए, रास्ता दीजिए। इंस्पेक्टर को देख भीड़ तितर बितर हो गई। ओह नो, यह तो भाटिया साहब हैं। कैसे हुआ यह हादसा? मैं बताता हूँ। आप कौन हैं? रोशन लाल भाटिया, फैक्ट्री का जनरल मैनेजर। ठीक है, बताइए। आधे घंटे पहले भाटिया साहब ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर और मेरे साथ अपने नए प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्यों रोशन लाल जी, आपका क्या ख्याल है? इस प्रोडक्ट के बारे में सक्सेस होगा या नहीं? ज़रूर होगा सर। अचानक भाटिया साहब सीट छोड़कर खिड़की की ओर बढ़े। शर्मा जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय में तो यह हमारी सबसे हिट आइटम होगा। डिस्कस करते हुए वह अक्सर खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते थे, इसलिए हमने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो फिर कल ही उसे मार्केट में उतार दीजिए। ओके सर। अचानक उन्होंने जो हरकत की उसे देखकर हम बुरी तरह चौंक पड़े। यह आप क्या कर रहे हैं सर? और हम उनकी ओर झपटे। बात क्या है, सुनिए तो। रुक जाइए सर, आप गिर जाएंगे इससे पहले कि हम उन तक पहुंच पाते हैं। नहीं। ओह नो, यह सर ने क्या कर डाला? इस तरह आत्महत्या करने का कोई कारण होगा? आपके मार्केटिंग मैनेजर शर्मा जी कहाँ हैं? मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। इंस्पेक्टर ने सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखा तो शर्मा जी उसका मतलब समझ बोले। रोशन लाल जी ने बिल्कुल सही कहा है, मेरी भी यही बयान है। भाटिया साहब का ऑफिस 10वीं मंजिल पर ही है ना? जी हाँ। सामने जो खिड़की खुली नज़र आ रही है, इसी से छलांग लगाई थी उन्होंने। जी हाँ। राम सिंह, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फ़ोन करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है साहब, आइए ऑफिस में चलते हैं। उधर सेठ ओबराय अपनी पत्नी के साथ एक मित्र के घर जा रहे थे। और तेज चलाइए, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। कार है, जैम्बो जेट नहीं, ज़्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा तो एक्सीडेंट का खतरा है। तभी सेठ ओबराय को सिगरेट की तलब महसूस हुई। ओह, सिगरेट का पैकेट तो मैं बंगले पर ही भूल आया। अगले ही पल क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? जरा सिगरेट तो ले लूं। उफ, यह सिगरेट लेट होते जा रहे हैं। सामने ही दुकान है, बस 1 सेकंड में आया। एक 555 का पैकेट देना। अभी दिया। पैकेट लेकर सेठ ओबराय वापस लौट पड़े। पता नहीं क्या हुआ, अचानक सेठ ओबराय ने तेज रफ्तार से आते ट्रक के सामने छलांग लगा दी। धड़ाक। ट्रक कुछ आगे जाकर रुक गया। यह क्या कर डाला इन्होंने? घटना स्थल पर भीड़ जमा होने लगी। क्यों किया आपने ऐसा? लेकिन मुर्दा कभी कहीं जवाब देता है? उसी रात सेठ बालकिशन अपनी फैमिली डिनर कर रहा था। बालकिशन, आजा। आज खिड़की से कूदकर जान दे दिया। यह आवाज़ बालकिशन के मस्तिष्क में गूंज रही थी। क्या सोच रहे हो? खाना खाइए। पापा, आज क्या हो गया है आपको? लीजिए पापा, मछली खाइए, आपको बहुत पसंद है ना। लेकिन अरे कहाँ चल दिए? खाना तो खाते जाइए। आजा बालकिशन, आजा। लगता है आज पापा का मूड खराब है। तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ उन्हें। अरे कुछ क्षण पश्चात, अरे यह क्या कर रहे हैं आप? गिर जाओगे। हेमू, डॉली, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा क्या गजब करने जा रहे हैं। रुक जाइए। क्या हो गया मम्मी? पापा जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, क्या हुआ मम्मी? अब चिल्लाई क्यों थी? पापा कहाँ हैं? यह कैसे गिर गया? अरे अ, वो हैं तेरे पापा। ओह नो, यह क्या किया पापा ने? गिर गया या किसी ने गिरा दिया? अगले दिन सुबह, ओह नो, यह कैसे हो सकता है? क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नाश्ता क्यों नहीं करते? तुम नाश्ता करो, मैं एक ज़रूरी फ़ोन करके आता हूँ। कुछ क्षण बाद, हेलो सुमेर सिंह, मैं माजिद बोल रहा हूँ। ओह माजिद, मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था। लगता है तुमने भी वह खबर पढ़ ली है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है उन तीनों ने आत्महत्या की है? हरगिज़ नहीं, मैं इस इत्तेफाक पर यकीन नहीं कर सकता कि हमारे तीनों दोस्त ने आत्महत्या की होगी। अगर उन्होंने आत्महत्या नहीं की तो फिर उनकी हत्या की गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों और किसने, यही तो हमें पता लगाना है, लेकिन सावधानी से। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि हाँ, हमें भी मारने की कोशिश की जा सकती है? क्यों ना हम पुलिस प्रोटेक्शन ले लें? क्या कारण बताओगे पुलिस को? ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में, आओ माथुर, क्या खबर लाए हो? खबर बड़ी जोरदार है सर, तीनों मृतक मित्र थे। दो मित्र और हैं, हमें तुरंत उनसे मिलना चाहिए। मुझे यकीन है हत्यारे तक पहुंचने का कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। तो क्या आपको यकीन है कि उन तीनों की हत्या की गई है? हाँ, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि शहर में एक ही दिन 3 लोग आत्महत्या करें और तीनों ही मित्र हो। कुछ देर बाद, सर अगर आपकी थ्योरी सही है तो नवाब माजिद खान और सेठ सुमेर सिंह की जान को भी खतरा हो सकता है। यू आर राइट। कंट्रोल रूम को मैसेज देकर तुरंत उसकी सुरक्षा का इंतजाम करवाओ। ओके सर। उधर ट्रेन 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 माजिद का फ़ोन होगा। हाँ बोल माजिद, क्या बात है? सुमेर, मैं माजिद नहीं, मौत हूँ। मौत? हाँ भाटिया, ओबराय और बाल किशन की तरह तुम्हारी भी मौत का बुलावा आ गया है। आसान
मौत चाहते हो तो आत्महत्या कर लो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दूसरे के साथ इसके साथ ही संपर्क कट गया। इधर धमकी से सुमेर सिंह को हिलाकर रख दिया। मैं उन तीनों की तरह आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं पुलिस प्रोटेक्शन लूंगा। अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। सुमेर सिंह पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर डायल कर ही रहा था कि साहब, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर, अंदर ले आओ उन्हें। डायल घुमाती सुमेर सिंह की उंगली रुक गई। कुछ देर बाद अच्छे मौके पर आए इंस्पेक्टर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। पुलिस प्रोटेक्शन? क्यों? मुझे पूरी बात बताओ। कुछ देर पहले फ़ोन पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। क्यों मार देना चाहता है आपको कोई? मैं क्या जानूँ? सच बोलिए सेठ जी, आप 5 मित्रों ने ज़रूर कोई ऐसा कार्य किया है बीते हुए समय में जिसका फल आज आप लोग भुगत रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपने गुजरे हुए वक्त में कोई गलत काम नहीं किया तो किसी ने आपके मित्रों की जान क्यों ली, और अब कोई आपको जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरी सुरक्षा का इंतजाम करते हो या मैं तुम्हारे अधिकारियों को फ़ोन करूं? फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा का इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। सादी वर्दी में 8 सिपाही आपके बंगले के आसपास मंडरा रहे हैं। थैंक यू सेठ जी। हत्यारा हत्या करने का जो ढंग अपना रहा है वह बिल्कुल अनोखा है, इसलिए मुझे नहीं नहीं लगता हम आपकी सुरक्षा कर पाएंगे। क्या क्या कह रहे हो? मैंने हकीकत बयान की है। आपको बचाने की एक ही सूरत है, किसी तरह हत्यारे की शिनाख्त हो जाए और हम उसे दबोच लें। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब आप हमें अपनी बीती हुई कहानी सुना दें। मेरी बीती हुई कहानी में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हत्यारे की शिनाख्त हो सके। ठीक है, तो हम चलते हैं, बाहर पहरा है, आप खुद भी सावधान रहिएगा। आओ माथुर। अभी वो 2-3 कदम ही चले थे कि खट, ओह सर, इस रोशनदान से आया है यह चाकू। तुम सेठ जी के पास ही रहना, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर नागर भागता हुआ बाहर पहुँचा। क्या बात है सर, अभी कोई आया था इधर? नहीं तो इधर तो कोई नहीं आया। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या सर? हाँ, इस रोशनदान से किसी ने अंदर चाकू फेंका था। ओह, याद आया सर, कुछ देर पहले कुछ क्षण के लिए एक टैक्सी यहाँ जरूर रुकी थी। यकीनन उस टैक्सी में हत्यारा था, उसी ने चाकू फेंका होगा। धप। नागर पुनः अंदर पहुंचा। सर, हत्यारे का मैसेज। इंस्पेक्टर नागर, सुमेर सिंह 4 बजे तक मर जाएगा, उसे बचा सकते हो तो बचा लो। मौत? हमें तुम्हारा चैलेंज कबूल है। मौत? माथुर, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम माजिद खान के बंगले पर चले जाओ। ओके सर। और सुनो, नीचे से 4 आदमी यहाँ यहाँ भेज दो। बहुत अच्छा सर। समय का चक्र आगे बढ़ता गया और टन, तभी मौत बुला रही है मुझे, मौत बुला रही है, रोको, इन्हें पकड़ो। दरवाजे के अगल बगल बैठे व्यक्तियों ने बाज की तरह दबोच लिया सुमेर सिंह को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सुमेर ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा पाया। तड़ाक। इससे पहले कि वह दोबारा सिर टकराता, यह क्या पागलपन है सेठ जी, छोड़ दो मुझे, मौत बुला रही है, मुझे मरना ही होगा। रस्सी लेकर आओ, इसके हाथ पैर बांधने होंगे। एक व्यक्ति जल्दी से रस्सी ढूंढ लाया। ठहरो इंस्पेक्टर, अब मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नागर ने उसके आंखों में झांका। छोड़ दो इन्हें। पर वह चेहरा पड़ने में मात खा गया। फिर जैसे ही सुमेर सिंह के हाथ आज़ाद हुए, उसका हाथ नागर के होलिस्टर पर पड़ा। आत्महत्या तो मुझे करनी ही है, तुम लोग रोक नहीं पाओगे मुझे। अगले ही पल धाएं, आह, हत्यारा सबको मात दे गया। सुमेर सिंह की मौत की खबर सुनकर नवाब माजिद खान की हालत पतली हो गई। हाय हाय, सुमेर भी मार दिया गया, अब मेरा क्या होगा? अगर आपने अपनी पहली ज़िंदगी की सच्चाई नहीं बताई तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके चारों दोस्तों का हुआ। अरे, मेरी जान पर बनी और तुम्हें सच्चाई की पड़ी है। नागर सुमेर सिंह की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर सीधा माजिद खान के बंगले पर पहुंचा। वो ट्रेन उसी का फ़ोन होगा, वह मुझे भी। नागर ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। नागर, हेलो नागर, माजिद भी नहीं बचेगा, रात 10 बजे तक वह भी, हा हा हा। इंस्पेक्टर नागर ने माथुर को कोई इशारा किया जिसे देखकर वह तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद माथुर वापस लौटा। सर, वह फ़ोन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कर्नलगंज से किया गया था। ओह। क्षण पश्चात माथुर किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। क्यों सर? मैं हत्यारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हत्या के ढंग को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। माजिद खान को बचाने का एक ही तरीका है, उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया जाए। ठीक है सर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रात के 9:30 बजे। ओह, लगता है माजिद बेहोश है या फिर गहरी नींद सो रहा है। लगता है पहली बार मुझे हत्या करनी ही पड़ेगी। समय के साथ सबके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। 9:50 पर। साहब, इस इलाके के एसओ साहब आए हैं। ओह, भेज दो अंदर। कुछ देर बाद, हेलो इंस्पेक्टर, क्या हाल है? फिलहाल तो सब ठीक है सर। इंस्पेक्टर, कुछ देर पहले कोई व्यक्ति थाने पर एक डायरी दे गया है, उसमें इस केस की डिटेल्स और हत्यारे का नाम दर्ज है। मैं अभी तुम्हें वह डायरी देता हूँ। अरे, लगता है मैं डायरी जीप में ही भूल आया हूँ। यह लो, तुम खुद जाकर जीप से डायरी निकाल लो। ओके सर।
नागर के जाते ही, माथुर गला सूख रहा है, कुछ ठंडा पिलाओ। इधर माथुर बाहर निकला, उधर मुझे अफसोस है माजिद, तू अपनी मौत नहीं देख सकेगा फिर, इससे पहले कि ऐसो खंजर माजिद के सीने में उतारता। धाएं, आह। अगले ही पल, खबरदार अगर हिले तो गोली मार दूंगा। बार बार तू मुझसे मात खाने वाला, मैं तुझसे मात खाने वाला नहीं। इसकी आंखों में मत देखना वरना यह सम्मोहन कर लेगा। तेरा खेल खत्म हो गया। तेरे अपना जुर्म कबूल कर ले और यह बता उन क्योंकि तूने उन लोगों की हत्या। ओह, इंस्पेक्टर बहुत चालाक है। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। ठहरो, पहले यह बताओ, क्या तुमने एसओ साहब को भी मार डाला? नहीं, मैंने सिर्फ उनकी वर्दी पहनी है, वह गंदे नाले के पास भैंस पड़े हैं। यह कहकर उसने एसओ की वर्दी उतार दी। तभी माथुर पेप्सी की बोतल लेकर आ गया। माथुर, बाहर से किसी को लेकर एसओ साहब की मदद को जाओ। ओके सर, वर्दी लेते जाओ। इंस्पेक्टर, जिन चारों को मैं आत्महत्या करने पर मजबूर कर चुका हूँ और यह पांचवा जिसकी मुझे हत्या करनी है, यह सब मेरे पिता के हत्यारे हैं। मैं शुरू से पूरी बात बताता हूँ। आज से 12 साल पहले जब मैं 9 साल का था तो अपने पिता मुकुंद बिहारी के साथ छोटे से किराए के मकान में रहता था। यार बिहारी, हम ऐसे कब तक गरीबी में दिन काटेंगे? जब तक किस्मत में लिखा है। भाटिया, ओबराय, बालकिशन, सुमेर सिंह और माजिद खान मेरे पिता के मित्र थे। हमें अपनी सड़ी किस्मत बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम लोग चोरी या डाका डालकर किस्मत बदलने की सोच रहे हो तो मैं हरगिज़ तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। चोरी या डाका डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। फिर अगले महीने दिवाली है। बाजार में अभी से दिवाली बम्पर लॉटरी के टिकट बिक रहे हैं। 100 रुपये का टिकट है, 1 करोड़ का इनाम। क्यों ना हम सब मिलकर एक टिकट खरीद लें? हो सकता है हमारी किस्मत लड़ जाए। आइडिया तो अच्छा है, तो फिर चलो इसी समय खरीद लेते हैं टिकट। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सब ने 20-20 रुपये जमा किए और टिकट लेने पहुंच गए। यह टिकट दो, नहीं यह वाला दो, यह ठीक रहेगा। लड़ो मत, हम फैसला इन पर छोड़ देते हैं। तुम अपनी पसंद का टिकट दे दो। भाई, दुकानदार ने एक टिकट हमें दे दिया। टिकट तो हमने ले लिया, लेकिन इसे रखेगा कौन? यह तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, टिकट एक लिफाफे में रखकर पुजारी जी के पास रखवा देते हैं। गुड आइडिया। आधे घंटे बाद, पुजारी जी, यह लिफाफा रख लीजिए, हम 1 महीने बाद आकर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम सब साथ आएंगे तभी दीजिएगा। अकेले दुकेले कोई आए तो हरगिज मत दीजिएगा। ऐसा ही होगा। रास्ते से शराब की बोतल खरीद कर वह लोग हमारे घर आ गए। चीयर्स। 1 करोड़ के टिकट के नाम। अगले दिन पापा अपने मैनेजर के ऑफिस में पहुंचे। साहब, बच्चे के कपड़े बनवाने हैं, 100 रुपया एडवांस दिलवा दीजिए। पापा ने पहले कभी एडवांस नहीं मांगा था, इसलिए मैनेजर ने फ़ौरन उनकी बात मान ली। यह लो, जाकर कैशियर से ले लो। धन्यवाद साहब। शाम को पापा घर पहुंचे। विपिन, जल्दी से तैयार हो जा, बाजार घूमने चलेंगे। सच बापू? पापा मुझे लेकर सीधे लॉटरी की दुकान पर पहुँचे। छांट ले बेटा एक टिकट। पर बापू, टिकट तो तुम लोग ले चुके हो। उस टिकट में मैंने अपनी किस्मत लड़ाई है। यह टिकट तेरी किस्मत का होगा। मैंने टिकट निकाला ही था कि भाटिया वहाँ आ गया। अरे मुकुंद, यहाँ क्या कर रहा है? इसे टिकट दिला रहा था। 1 महीने बाद दिवाली वाले दिन, लगता है जब किस्मत बट रही थी तो हम कहीं सो रहे थे। हमारे टिकट का नंबर नहीं है अखबार में। ओह, अरे मुकुंद, विपिन वाले टिकट का नंबर तो देख। पापा ने अखबार लेकर देखा और उछल पड़े। वो मारा, खुल गई मेरी बेटी की किस्मत। उसके टिकट पर पहला इनाम फंसा है। मुबारक हो मुकुंद, बेटे की किस्मत से ही सही तुम करोड़पति तो बन गए। तुम सबको भी मुबारक हो। यह बात मुझे मालूम हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। बापू, आज मैं सारी रात पटाखे छुड़ाऊंगा। ज़रूर छुड़ाना। कल सुबह हम टिकट कैश कराने चलेंगे। पर मैं क्या जानता था कि दीपावली की वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और मनहूस रात होगी। क्या हुआ था उस रात को? मैं अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था। मेरे पटाखे खत्म हो गए तो मैं पटाखे लेने के लिए घर पहुंचा। मिल गया टिकट, मिल गया। यह मेरे बेटे का टिकट है, इसे मत ले जाओ। यह सब क्या हो रहा है? मैंने खिड़की की दरार से अंदर झांका। यह क्या तुम लोग मुझे मार डालोगे? नहीं, तुम दोस्त हो हमारे, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। बस आंखें फोड़ेंगे, जीभ काट लेंगे, दोनों पैर और एक हाथ तोड़ देंगे। अगले ही पल, आह, खचाक, बापू की चीखें नस्तर की तरह मेरे सीने में उतरती चली गई। खट, आह, खटाक। मैंने बापू को बचाने के लिए लोगों की मदद के लिए बुलाना चाहा, पर मेरे गले से आवाज़ न निकल सकी। मुकुंद, हमने तुम्हारी हत्या नहीं की। अगर तुमसे दर्द बर्दाश्त ना हो या इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारी सहायता के लिए यह खंजर छोड़ रहे हैं। इससे आत्महत्या कर लेना। चलो साथियों। उनके पलटते ही बापू ने खंजर उठा लिया। मैंने चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहा, बापू रुक जाओ, पर आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। खच नहीं।
ओह, बड़ी दर्दनाक कहानी है। फिर क्या हुआ? मेरे कहने पर पड़ोस के लोगों ने में रिपोर्ट की, पर उन पांचों ने इंस्पेक्टर रावत को अपने साथ मिला लिया और साहब बच गए। बापू के अलावा मेरा कोई न था। मैंने घर छोड़ दिया। मैं रोता हुआ चला जा रहा था, तभी मुझे एक अघोरी मिला। क्या बात है बच्चा, रो क्यों रहा है? माँ, मेरे बापू, मैंने उससे पूरी बात बता दी। मेरे साथ चल, मैं तुझे वह विद्या सिखाऊंगा जिससे तू अपने बाप के हत्यारों से बदला ले सकेगा। वह मुझे एक शमशान में ले गया, लड़ा आंखें सूरज से। 10 साल तक वह अघोरी मुझे सम्मोहन विद्या सिखाता रहा। जा विपिन, अब तू इस काबिल हो गया है कि अपने बाप की मौत का बदला ले सके। यह तो मैं सुमेर सिंह की हत्या के बाद ही समझ गया था कि तुम सम्मोहन विद्या के ज्ञाता हो, पर दूर रहकर भी तुम कैसे सम्मोहित कर लेते थे उन लोगों को? उनकी फोटो के जरिए मैंने सम्मोहन विद्या के अंतिम चरण प्राप्त कर लिया था। इस चरण को प्राप्त कर लेने वाला किसी इंसान की फोटो के जरिए भी उसे अपना हुक्म मानने पर मजबूर कर सकता है। अपनी कहानी सुनाने के पीछे विपिन का जो मकसद था वह अचानक पूरा हो गया। इंस्पेक्टर के सिर पर वार करो। अगले ही पल धड़ाक, आह! विपिन ने फुर्ती से पास रखा गुलदस्ता उठाया और पकड़ो, भागने ना पाए। लाइट का इंतजाम करो। मूर्ख समझ रहा है मैंने भागने के लिए अंधेरा किया है। विपिन को खंजर की तलाश थी, जो जल्द ही उसे मिल गया। मैं भागूंगा जरूर, पर बापू के पांचवें हत्यारे को मार कर। वह अंदाजे से बेड की ओर बढ़ने लगा। अगर दिशा गलत हुई तो उसे मारना मुश्किल हो जाएगा, पर उसका अंदाजा सही था। बेड आ गया, खट। अगले ही पल खच, आह! नींद में भी माजिद खान की चीख निकल गई। मैं फिर धोखा खा गया, यह वही है। विपिन ने तुरंत अपने आप को नीचे गिरा दिया। उफ, अगर जरा सी चूक हो जाती तो मेरा काम तमाम हो जाता। फिर वह दरवाजे की ओर रेंगने लगा। विपिन, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। अचानक नागर को कुछ ख्याल आया। दरवाज़ा बंद कर दो ताकि वह बाहर न जा सके। एक सिपाही दरवाजे की ओर लपका। ओह! अगले ही पल वह छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। गुड बाय इंस्पेक्टर, और फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे उस इंस्पेक्टर रावत का पता लगाना है जिसने उस समय उन पांचों को बचाकर मुझे हत्यारा बनने पर मजबूर किया था। उसे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। दरवाज़ा खोल दो विपिन, मुझे अपना वह 1 करोड़ रुपया भी तो समाज से वसूल करना है, जो 12 सालों बाद 12 गुना हो गया होगा। रुक जाओ विपिन, गुनाह के और गहरे दलदल में मत गिरो। तभी फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े सिपाही भागते हुए वहां पहुंचे। खबरदार, कौन हो तुम? हत्यारा। सिपाहियों ने चौंक कर उसे देखा। यही तो वह चाहता था। इसकी आंखों में मत देखना, पकड़ लो इसे, जाने मत देना। मुर्गा मुर्गा बन जाओ। चारों मुर्गा बन गए। विपिन बड़े आराम से वहां से निकल गया। विपिन बंगले से निकलकर ओवरब्रिज पर पहुंच गया, जहां किसी एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक रुका हुआ था। यह तो इंस्पेक्टर रावत है। बहुत तरक्की कर ली इसने, एसपी बन गया। अचानक उसकी नज़र एसपी सिटी की कार पर पड़ी थी। किस्मत अच्छी है, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। इंस्पेक्टर रावत, उसने जानबूझकर उसे इंस्पेक्टर का कर पुकारा था। नाम सुनकर एसपी रावत की गर्दन फुर्ती से घूमी। कार से उतरो रावत, और पुल से नीचे कूद जाओ। रावत आज्ञाकारी बालक की तरह कार से उतर गया। उसी समय इंस्पेक्टर नागर वहां पहुंच गया। रुक रुक जाइए सर, उधर मत जाइए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नागर को देख विपिन भागा। अगले ही पल, आह! धाएं धाएं। नहीं। समाप्त।